अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स हमने आज यूनिट 3 की डेफिनेशंस करनी है। जो यूनिट 3 है आपका, उसमें फंक्शन वाला जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो गया है। तो जो सेट से डेफिनेशन बनेगी, मतलब यूनिट 3 में आपकी टोटल जितनी डेफिनेशंस हैं उनको हम आज इस वीडियो में समझाएंगे। ना सिर्फ समझाएंगे बल्कि आपको याद भी हो जाएंगी। अच्छा बेटा, जो आपकी 7 से 8 डेफिनेशन है बोर्ड के पेपर के अंदर आती हैं, तो इसलिए हमने ये एक पूरी सीरीज़ शुरू की हुई है चैप्टर वाइज डेफिनेशंस की। तो आपसे बेटा गुजारिश है, आप इस पूरी सीरीज़ में से अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो गई है तो ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने यूनिट 3 की, मतलब तमाम चैप्टर की चैप्टर वाइज डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ की। तो अगर आपकी कोई मिस हो गई है तो आप वो ज़रूर करें, क्योंकि बोर्ड के पेपर में 30 नंबर का तकरीबन एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन आती है, यानी 7-8 डेफिनेशन आ जाती हैं 14-15 नंबर की, और 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो 30 नंबर का कम से कम पेपर होता है डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ का, और हमें पास होने के लिए 75 में से 25 नंबर चाहिए होते हैं। तो इसलिए बेटा डेफिनेशंस आप सारी ज़रूर करें, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 की डेफिनेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। यूनिट 3 हमारा मैथ का क्लास 9th का सेट एंड फंक्शन। जो फंक्शन है इस दफ़ा कट हो गया आप लोगों के सिलेबस में, तो फंक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो सेट के टॉपिक में जितनी भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, वो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। डिफाइन सेट पहली पहली डेफिनेशन है। सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन बता दें तो सेट क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन होती है, हम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। किनको, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स है ना लाइक, जिनको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एनिमल्स का एक सेट है, तो उसमें आपके पास सारे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल आ सकते हैं, काउज आ सकती हैं, आपके पास गोट्स आ सकते हैं, शीप्स आ सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। या हम कलेक्शन करते हैं नंबर की, या हम एलिमेंट्स की। ये जो कलेक्शन है ना, असल डेफिनेशन ये कलेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ए का सेट है जिसके अंदर हमने कलेक्शन की इवन नंबर्स की। अब सेट को स्टार्ट करते हैं इस ब्रैकेट से, एंड करना होता है इसी ब्रैकेट से, दरमियानी ब्रैकेट जिस करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में हम जब नंबर्स को, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास एक सेट बन जाता है जिसका नाम हम किसी भी कैपिटल लेटर से शो करते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, बी एक सेट है, ये ऑड नंबर्स का हमने कलेक्शन की एक सेट के अंदर रख दिया, इन करली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो हमारे पास एक सेट बन गया जिसका नाम हमने क्या दिया, बी कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मैनी वेज टू डिस्क्राइब द सेट। उसके नाम लिख दें जी। बेटा 3 वेज होते हैं हमारे पास, नाम याद रखना। एक डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं। एक टेबुलर फॉर्म, जैसे कि ये है, ये ब्रैकेट्स में जब लगा के लिखते हैं तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। एक और फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें भी तकरीबन ऐसे ही होता है, ब्रैकेट्स में लगा के एक्सप्लेन करते हैं। वो आगे आएगी डेफिनेशन, उसको हम देखते हैं। तो 3 नाम याद रखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिफाइन कर दें। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्क्राइब करना है आप लोगों ने। अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ए सेट लेते हैं जिसको हम वर्डिंग में लिखते हैं, सेंटेंस बना के लिखते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये सेट बन गया ना, सेट था जिसमें हमने कलेक्शन की किसकी, वॉवल्स अल्फ़ाबेट की, ए ई आई ओ यू जो से हैं, तो वो हमारे पास एक सेट बन गया। इसको हमने डिस्क्राइब किया, तो ये सेट की फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्सप्लेन किया ना वर्डिंग में, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म, आपके पास जो टेबुलर फॉर्म होती है ना बेटा, उसमें मैंने कहा था कि करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। आपने सेट को डिस्क्राइब करना है लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स। अब जैसे क्या वॉवल वर्ड्स, वॉवल अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, तो ए ई आई ओ यू जो है उनको हमने करली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। ये टेबुलर फॉर्म होती है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट था तो टेबुलर फॉर्म में लिखा, ब्रैकेट्स में लिख दोगे तो टेबुलर फॉर्म होगी। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये नाम याद रखना। वो ये टेबुलर फॉर्म की जगह आपसे पूछ ले डिफाइन रोस्टर फॉर्म, तो ये टेबुलर फॉर्म को ही कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें कि सेट बिल्डर मेथड क्या होता है।
इसमें हमने क्या करना होता है, हमने स्पेशल काइंड के ना सिंबल्स लगाने होते हैं. इट इज डिनोटेड बाय यूजिंग सिंबल्स और लेटर फॉर एन arbitrary set members and starting the property of common of all the numbers. अब आसान वर्ड्स में समझें, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर का सेट कहा था, तो हम अल्फ़ाबेट से ये देखें ना, x एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लेते हैं. हम कहते हैं x सच दैट x वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को शो कर रहा है. तो इस तरह की फॉर्म में जब हम किसी सेट को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है. अब एक और डेफिनेशन आएगी, डिफाइन सिंगलटन सेट. सिंगल से याद रखना, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाता है. ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये देखो एक एलिमेंट है ना, तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, सिंगलटन फॉर्म सेट कहलाता है. मिसाल के तौर पर डे, सैटरडे, सिर्फ एक दिन लिख दिया ना, तो ये जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है. देखो ना, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. अब नेक्स्ट है डिफाइन एम्प्टी सेट, या उसको हम नल सेट भी कहते हैं या हम वाइड सेट भी बोलते हैं. तीन डिफरेंट नाम है इसके. ठीक है, एम्प्टी सेट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. आप लिखोगे सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट. ठीक है, एम्प्टी सेट को हम या तो इस तरह फाई के नाम से इस तरह सर्कल लगा के दरमियान में, ये देखें सर्कल लगा के एक लाइन लगा दो आप, या इस तरह एम्प्टी की फॉर्म में लिख दो, एक से ब्रैकेट्स लगा दो, बीच में कुछ भी ना लिखो. अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इक्वल सेट क्या होता है. अब इक्वल सेट देखें, इक्वल सेट्स हैं, सेट्स का मतलब दो सेट होंगे यहाँ पे ना. देखें जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक और सेट है उसके एलिमेंट भी 2 1 3 हैं, तो सेम ना इनके. देखो इसमें हैं भी तीन और हैं भी सेम वाले, 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 भी है दोनों में, और नंबर्स भी सेम है तीनों के, दोनों के. तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट. तो लिखोगे आप टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स. पहले ये बताने कि सेम एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 इधर भी था, 1 2 3 उधर भी है. और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो ए का सेट है वो बी का भी होगा, जैसे कि 1 ए में भी है और बी में भी है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट, और इसको इस तरह इस इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में क्या फर्क है. अब अगली डेफिनेशन थी इक्विवेलेंट सेट. इसमें ये देखा जाता है कि बस ये देखें कि इस सेट में 5 एलिमेंट हैं और इस सेट में भी कितने एलिमेंट हैं, 5. तो इसमें नंबर सेम है ना, एलिमेंट के एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन नंबर उसका सेम है कि इसमें भी 5 और उसमें भी 5. तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं. आप लिखोगे टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट. भाई जी नंबर सेम होने चाहिए. इक्विवेलेंट का साइन ये होता है बेटा, याद रखना आपने. ठीक है, आगे है डिफाइन सबसेट. सबसेट को समझना है आपने ना. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेट है ए, मेन सेट है. ये सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. मैं एक और सेट लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक सेट लिया बी के नाम से. अब वो जो बी के नाम से सेट लिया था वो मैं रख देता हूँ 1 एंड 2. ठीक है, अब देखो 1 इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ये 2 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है. तो मैं कहूँगा कि जो बी है ना वो कहाँ से निकला है, ए में से निकला है. तो मैं लिखूँगा बी इज द सब सेट ऑफ ए, कि बी निकला है ए में से, तो बी हमारे पास सब सेट ऑफ ए है. क्लियर. तो अगर आप लिखोगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अब यहाँ पर ए की बात कर रहा है कि ए का हर एलिमेंट किसका एलिमेंट हो, बी का एलिमेंट हो, तो हम ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा. मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल तो डिफरेंट दी हुई है, मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक एग्जांपल बताता हूँ. अगर मेरे पास बी एक सेट है और वो था 1 2 3 4 का, और मैं एक ए सेट लेता हूँ, वो लेता हूँ 1 एंड 3. तो देखो 1
बी से निकला है ना, और 3 कहाँ से निकला है, बी से निकला है। तो अब जो ए है वो सबसेट है बी का, तो ये स्टेटमेंट फिर ठीक होगी। ए सबसेट है बी, बी एक बड़ा सेट है, उसमें से निकला हुआ है ये ए, तो मैं कहूँगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be the proper subset। जैसा कि मिसाल दी भी हुई है, इसने बेस्ट में मिसाल दी हुई है। एक A सेट था जिसके एलिमेंट 4 थे, 1 2 3 4। एक B सेट लिया मैंने 1 2, एक और सेट लिया 1 3। ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है A के, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात करते हैं, दोबारा देखें, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, A सबसेट है B का, एंड B कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, पहले तो देख लें कि A B का एक सबसेट था। ये मिसाल है A है ना, मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ। मेरे पास B एक सेट है जो कि कौन है, 1 2 3 4। अब A मैंने लिया, कौन सा लिया, 1 और 2 ले लिया। अब A सबसेट है किसका, B का, तो ये स्टेटमेंट है A इज द सबसेट ऑफ B। और जो B है ना, B ये वाला B कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट। अब देखो इसमें ये 3 और 4, ये 3 और 4 A का हिस्सा नहीं है, नहीं है ना, तो एटलीस्ट कम से कम एक तो लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे 2 बन रहे हैं तो 2 और अच्छी बात है। वन एलिमेंट दैट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, कम से कम ये देखें 4 एक एलिमेंट नहीं है, 3 एक एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये ए जो है वो बी का एक प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर तरीके से एक सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए और बी इक्वल आ जाए, then we say that A is the improper subset। मिसाल के तौर पर एक सेट था मेरे पास B 1 2 3 के नाम से, और एक मेरे पास सेट था A, वो भी क्या था, 1 2 3 था। तो ये अब दोनों क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए B का जो A में ना हो, लेकिन इम्प्रॉपर में अगर बराबर आ जाए ना A और B, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। देखें ABC CAB है तो इक्वल ना, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, B इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सेट दैट कंटेन ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सारे ऑब्जेक्ट या जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एज ए एग्जांपल के तौर पर, ये मेन बड़ा सेट उसको बोलते हैं, अंडर कंसिडरेशन हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक सेट लिया जिसको हमने मेन सेट बनाया, 1 2 3 5 4 5 से लेकर अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसको हम क्या ले लेंगे, एज ए यूनिवर्सल सेट, कि ये हमारी कंसिडरेशन होगी। नेक्स्ट है डिफाइन पावर सेट। सबसेट याद है ना, सबसेट जो बनाते थे, एक सेट में से हम एलिमेंट्स निकाल लेते थे। पावर सबसेट क्या होता है? पावर सबसेट of a set is denoted P of A is set containing all the possible subset of A। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक ए बी के नाम से एक ए सेट है, ए बी एलिमेंट है उसके अंदर। अब सबसे पहले मैं जब पावर ऑफ ए पावर सेट लिखूंगा तो मैं एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए, ये ए बी के नाम से था। तो मैं सबसे पहले पावर ऑफ ए का सबसे पावर लेना, सेट लेना चाह रहा हूँ ना, तो पावर ऑफ ए लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक मेन ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। अब उस मेन ब्रैकेट में सबसे पहले मैं एम्प्टी सेट लिखूंगा, कि एम्प्टी सेट तो हर सेट में एक एम्प्टी सेट तो होता है। उसके बाद ये जो ए है इसका अलग से सबसेट बना लूँगा, क्योंकि ए अब ये वाला जो सेट है सबसेट है इस मेन ए का। इसी तरह एक बी बना लेता हूँ, फिर इसी तरह ए और बी बना लेता हूँ। सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो लिख दिए, और जैसे ये ब्रैकेट स्टार्ट की थी ना,
तो यहाँ पर भी मेन ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। क्लियर? तो ये जितने पॉसिबल सबसेट थे, ये एम्प्टी सेट, ये ए, ये बी, ये ए एंड बी, ये सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो एक सेट के अंदर लिख देना अगर हम लोग, तो वो सारे पावर सेट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन यूनियन एंड ऑफ टू सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का कहते नहीं हम, एक यूनियन हो गया जी दो बंदों के इकट्ठे हो जाना, सारों को इकट्ठे कर लो। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यू बी, आपने ये साइन डालना है यू वाला, इस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड बी। मिसाल के तौर पर देखो, ए का सेट है, ये बी का सेट है, मैं इन सबको इकट्ठा करके लिख देता हूँ, लेकिन इसमें तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले हमने इकट्ठा करना, दूसरा अरेंज करके लिखना है, और तीसरा हम लोगों ने दो नंबर अगर आ रहे होंगे उसको एक दफ़ा लिखना है। जैसा कि देखें, सबसे पहले 1 आता था तो मैंने 1 लिखा, उसके बाद 2 आता था मैंने 2 लिखा, उसके बाद 3 आता था मैंने 3 लिखा। 3 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा था तो ये नहीं लिखूंगा, एक दफ़ा लिखना है मैंने। 2 रिपीट हो रहा था, एक दफ़ा लिखूंगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 5। ठीक है, सारों को लिखना है, अरेंज करके लिखना है, जो डबल आ रहे हैं उसको सिंगल टाइम लिखना है। ये होता है यूनियन का मतलब। ठीक है, ए और बी के दरमियान क्या हो गया? यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन बोलते हैं कि हम जी कॉमन लेंगे दो सेटों के दरमियान। अब जैसे कि एक सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें देखें जो एक जैसे है ना, जैसे कि 2 इधर भी है इधर भी है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, जो एक जैसे होंगे उनको लिखना इंटरसेक्शन कहलाता है। और इंटरसेक्शन का साइन होता है ये वाला, ठीक है, उल्टा यू। तो आप लिखोगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इस सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं बोथ ए एंड बी में। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट हमारे पास, डिसजॉइंट जो इकट्ठा ना हो, जॉइंट होता है ना इकट्ठा होना, डिस का मतलब उसको अलग कर दो, दो अलग अलग सेट, डिसजॉइंट सेट। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, ए का सेट है ए, ये ए सेट है और ये बी है। आपको लगता है इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है ना कॉमन। अब जब कॉमन नहीं है तो ये कौन सा सेट होगा? डिसजॉइंट सेट होगा। ओवरलैपिंग सेट, ऐसे सेट जिनमें कॉमन होता है। देखो, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट आर नॉन एम्प्टी, मतलब दो सेट लिए जो कि उनका आंसर आया, जब हमने कॉमन इंटरसेक्शन ली तो आंसर कुछ ना कुछ आया, एम्प्टी सेट नहीं आया। बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। समझे ना? मिसाल के तौर पर एल है सेट मेरे पास 4 5 6, और यहाँ पर 5 6 7, तो 4 और 5, सॉरी 5 दोनों में सेम है और 6 दोनों में सेम है। अब एक नंबर यहाँ भी बचा हुआ है, एक नंबर यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो एटलीस्ट एक नंबर ऐसा हो जो कॉमन ना हो, बाकी कुछ कॉमन होने ज़रूरी है। तो जिसमें जो कुछ कॉमन रह जाए ना सेट, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट में याद रखना, अगर मैं उर्दू में समझाने एक स्टेटमेंट याद रख लो, पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं डिफरेंस में जो दूसरे में ना हो। ये स्टेटमेंट रटा मार लो, पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। अब पढ़िएगा, द डिफरेंस बिटवीन द सेट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए और बी की फॉर्म में, ये भी डिफरेंस का मतलब होता है। कंसिस्ट, अब समझना, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए के वो एलिमेंट बट डू नॉट बिलोंग टू बी, वो बी में ना हो। देखिए मिसाल के तौर पर ये एक ए सेट है और ये बी सेट है, हमने करना है ए माइनस बी। तो आपने सिर्फ पहले के देखने हैं, दूसरे को तो देखने ही नहीं है ना। दूसरे में तो बस ये देखना है कि है या नहीं है। पहला दूसरे में है, चेक करो, नहीं है ना, तो पहला लिखेंगे। दूसरा दूसरे में है, 2 दूसरे में है, नहीं ना, तो लिखेंगे। 3 दूसरे में है, नहीं है, तो लिख लेंगे। अब 4 तो दूसरे में है, ये नहीं लिखना। मैंने बोला था पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो वो लिखने हैं। 1 2 3 नहीं थे, वो लिख दिए। 4 तो था भाई, 4 काट दिया। 5 भी था, ठीक है। सिर्फ तो मेरे पास ये 3 बचे थे, तो मैं ये 3 आंसर में लिख दूंगा। अगर b माइनस ए करूँ तो b माइनस ए को सोचिएगा, मैं एक दफ़ा रेज करता हूँ, फिर देखना आप।
अब देखना कि जी बी माइनस है, अब बी पहला है, ये कौन है, बी पहला है, पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। अब 4 तो दूसरे में है, 5 भी दूसरे में है, हाँ 6 नहीं है दूसरे में तो लिखूंगा, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है तो ये लिखूंगा। तो याद रखना a माइनस बी का आंसर कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। अब देखो b माइनस ए का आंसर डिफरेंट है और a माइनस बी का आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन है उसके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट को ना देखना बेटा a डैश से या a के ऊपर छोटा c लिख दो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। करते क्या है इसमें, इसमें करते वही माइनस ही है, जैसे ये माइनस किया ना ऊपर, पर फर्क ये होता है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो u में से उस जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है वो लिखा जाता है। यहाँ लिखा हुआ ना a कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है u माइनस ए करना है आपने। b कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, u माइनस बी, कुछ भी लिखो, d का कम एक सेट था d जिसका, तो आप u माइनस डी कर दोगे। तो ये जो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है उसको माइनस कर दोगे ना, तो वो हमारे पास क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाता है। देखना रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट u इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u विच डू नॉट बिलोंग टू ए। u के वो एलिमेंट्स जो a में बिलोंग ना करते हैं, जैसे कि u एक का एक सेट है, ये a का सेट है, तो a का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कैसे लिखेंगे, u माइनस ए। अब u के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो, देखो 1 तो है, 1 का एलिमेंट 1 दूसरे में नहीं है ना तो 1 लिखूंगा, 2 दूसरे में है वो नहीं लिखूंगा, 3 दूसरे में है, सॉरी 3 दूसरे में नहीं है तो वो लिख दूंगा, 4 दूसरे में है नहीं लिखूंगा, 5 दूसरे में, सॉरी 5 भी दूसरे में नहीं है, ठीक है, तो 5 भी लिख दूंगा, ठीक है। अब 6 दूसरे में था तो मैं 6 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट हैं, ये डेफिनेशंस थी हमारे पास। इससे आगे जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो प्रिंसिपल्स हैं वो कटे हुए हैं सारे, आगे आपका बाइनरी रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ तक आप लोगों ने ये डेफिनेशंस याद कर लेनी है अच्छे से, ठीक है बेटा। उम्मीद है समझ आई होगी, एक दफ़ा दोबारा से इसको लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।